शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको कि घूमने का शौक ना हो, और ये शौक मुझे भी बहुत है। इस शौक को पूरा करते करते मैंने भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब तक घूम लिया। पर इस घूमने के साथ साथ मेरा चलता रहा समाज और पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास। फिर चाहे देश के अलग अलग हिस्सों में घूमते हुए योग का संदेश देना हो, या फिर मेरे द्वारा लगाए हुए अब तक के शायद 5000 पेड़ हों जो कि मैंने अलग अलग हिस्सों में घूमते हुए और रहते हुए अब तक शायद लगा डाले होंगे। इसके अलावा नशा मुक्ति केंद्रों में दिए हुए मेरे योग शिविर। पर आज जो मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ उसके पीछे एक खास कारण है, और वो कारण ये है कि आज जिस नशा मुक्ति केंद्र में मैं योग शिविर लगाने के लिए जा रहा हूँ वो मेरा 100वां नशा मुक्ति केंद्र है। यानी कि अब तक मैं 99 नशा मुक्ति केंद्रों में योग शिविर लगा चुका हूँ। और इस योग शिविरों को लगाने का जो मेरा कारण है वो ये है कि योग द्वारा नशे की लत से लोगों को मुक्ति दिलवाना, और उसके लिए उनको प्रोत्साहित करना कि वो आसन, प्राणायाम और विभिन्न यौगिक क्रियाओं के द्वारा अपने योग की नशे की लत को छोड़ें। क्योंकि ये एक नशा एक ऐसी समस्या है जो इंसान के अनमोल जीवन को तो ख़त्म करता ही है समय से पहले, पर इसके साथ साथ ये सिर्फ उस व्यक्ति की मौत नहीं होती बल्कि उसके पूरे परिवार की बर्बादी का कारण बनता है। तो अपने इसी मिशन को पूरा करते हुए आज मैं आया हूँ अलवर के एक नशा मुक्ति केंद्र में जिसका नाम है नवजीवन नशा मुक्ति केंद्र, और ये है अलवर के मुंगस्का कॉलोनी में। और इस केंद्र में आने के बाद मुझे मालूम चला कि जो इस केंद्र के संचालक हैं वो एक समय में नशा किया करते थे, और फिर किस तरीके से उन्होंने इस नशे की लड़ाई से लड़ते हुए अपने आप को इस नशे से मुक्त किया, और फिर दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो इस नशे की लत से छूटें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा आज का योग शिविर, और फिर उसके बाद इस शिविर में रहने वाले लोगों से करते हैं बात, और फिर अंत में करेंगे इस नशा मुक्ति केंद्र के संचालक से उनके अनुभव और उनकी बातों को हम सुनेंगे। यानी कि एक बार इस तरीके से और एक बार इस तरीके से लेना है, और पूरा उंगलियों में एकदम कस के खोल लो, कस के जितना खोल सकते हो उंगलियां, ये ऐसा लगे कि उंगलियां एकदम बाहर। क्या बताना चाहते हो वो बताओ। मैं यहाँ के कैसा हूँ और बाहर कैसा था। हाँ, जोर से। पहले मैं बाहर रहता था जब पूरे दिन मतलब नशे के बारे में सोचता था, शाम को नशा करना और सोना। जोर से। मतलब नशा नहीं मिलता था तो मैं चिड़चिड़ापन रहता था, मतलब गुस्सा आता था मुझे बहुत तेज, और नशा मिल जाता था तो मैं बहुत खुश, मतलब घर वालों से भी अच्छा बोलता था, अच्छा रहता था। और नशा नहीं मिला तो ना घर वालों से बोलना ना किसी से बोलना, चुपचाप अपने बेड पे पड़ा रहना, दिमाग मतलब बिल्कुल ख़राब, चिड़चिड़ापन। अब जब घर वाले यहाँ छोड़ के गए तो गुस्सा भी बहुत आया घर वालों पे, बिना बताए लाए थे और यहाँ पे आके छोड़ गए। मेरा एडिक्शन स्मैक का था। स्मैक का स्टार्टिंग तो मैंने हर तरह के नशे से किया, दारू अल्कोहल नहीं की, नशा तो कुछ भी नहीं छोड़ा। पेट्रोल भी सूंघ लिया तो पता चला पेट्रोल में नशा है। सर मैं अपना नशे का पास्ट बताना चाहता हूँ। शुरू में तो मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। अपने होते हैं जैसे लोकल में जो भी पीने वाले शुरू में तो बियर पीते थे, वो कहते थे भाई इससे गर्मी निकलती है, हीट हो रखी है, जिसके कुछ भी मतलब फ़ायदे बताते हैं, सेहत बन जाती है, कोई दुबला पतला होता है उसके लिए बताते हैं कि भाई बियर पी लिया करो। तो शुरू में हमने बियर यूज की थी, उसके बाद बियर का रिजल्ट आपके सामने है, ये निकल जाता है अधिक सेवन से। उसके बाद मैंने सोचा मतलब इसको बियर को छोड़ा जाए, नुकसान कर रही है शरीर के लिए। तो मैंने एक भुआ का लड़का है, उसने कोरेक्स आती है, कोरेक्स सिरप 2-3 साल के लिए वो यूज किया था, उसने और शरीर खराब कर दिया, ढीलापन कर दिया शरीर। किस चीज़ का नशा करते थे? मैं इसमें गांजा, चरस, दारू वारू, बियर सारी चीज़ें। जब घर वाले एक दिन मिलने आए, मैंने बोला अब कितने दिन और रहूँगा यहाँ। वो बोल रहे थे अब जब तक सही नहीं होगा जब तक रहेगा। यहाँ आके शरीर में इम्प्रूव तो है, नशे का मन नहीं करता पहली बात तो। यहाँ पे इतने जने रहते हैं सारे बिना नशे के रहते हैं, तो मैं भी सोचता हूँ यार नशा ज़रूरी नहीं है, हंसता बोलता भी रहता हूँ। तो अब इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे आके? अब मन नहीं करता, दिमाग भी सही रहता है, पहले चिड़चिड़ापन रहता था, सारा दिमाग मतलब ख़राब ही रहता था पूरे दिन। मिल जाता था मतलब कुछ कोई भी नशा मिल गया तो ठीक है, फिर तो नींद आ जाएगी, मेरा नींद ही नहीं आती थी, पूरी रात जगा रहता था, मतलब
दिमाग घूमता ही रहता था किसी न किसी बात को लेके, कोई ना कोई बात दिमाग में चलती रहती थी, दिमाग कभी शांति नहीं होता था। शरीर में भी ठीक मतलब बदलाव है अब, पहले मतलब बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल तो कहते हैं ना खत्म। फ्रेंड सर्किल था मेरा, मतलब स्टंटिंग लाइफ से जुड़ा हुआ था, बाइक स्टंटिंग करता था। तो एक फ्रेंड सर्किल था, लड़कियां भी आई, दिल भी टूटा, बहाना मिल गया, अगर इसका दिल टूट गया भाई डिल्लू मार रहा है तो मैं भी डिल्लू मारूँ, मतलब होड़ लगी हुई थी नशे के पीछे पीछे। तो जितने भी हम 7-8 फ्रेंड थे सब रिलैप्स हो गए थे, मतलब सब नशेबाज बन गए थे, सभी सेंटर काटे। अब मेरा 3 सेंटर है ये, मतलब सुधरना ही नहीं है मेरे को, तो पता नहीं समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या हो रहा है। लेकिन जब से इस सेंटर में आया हूँ तो बदलाव है काफ़ी, शरीर भी थोड़ा अच्छा हो गया, मतलब सोच नहीं सकती, सद्बुद्धि का थोड़ा ज्ञान होता जा रहा है। तो वही कहानी होती है, मतलब जैसे पहला आदमी सिगरेट पीता है, बीड़ी पीने लग जाता है, गुटखा भी खाता है, तो 8-10 साल नशा किया, उसका रिजल्ट ये निकला बाद में। शुरू में तो कोई भी नशा हो जो मैंने यूज किया, अपने वहाँ पे जो भी नशा मिलता है उसके मुझसे मज़ा ही मज़ा दिखता है, उसके सारे जो भी उसके मतलब बंदे को मज़ा ही आने लगता है। शुरू में तो 1-2 साल 3 साल किसी को साइड इफेक्ट कभी जल्दी दिखा देता है, किसी को लेट। तो मेरे सामने तो रिजल्ट खुद का ही अपना ही बता रहा हूँ मैं। लीवर बढ़ा हुआ है, किडनी में दिक्कत हो गई थी, लीवर, किडनी और फेफड़े, मतलब तीनों बीमारियों से ग्रस्त हूँ मैं 10%। तो मैं तो अपने देश के भविष्य हैं जो भी है, युवा साथी है, युवा से चलता है अपना देश। बुजुर्ग विचार है, उन्होंने जो भी है वो तो चल बसे, तो बच्चे तो बाद में भविष्य बनेंगे। तो जो भी युवा हैं नशे से दूर रहे। नशे का शुरू में आपको फ़ायदे दिखेंगे, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है, शरीर के लिए भी, पैसे से भी। और दूसरी चीज़, समाज में जो इज्जत होती है, सारे रिश्तेदार होते हैं, मिलने वाले होते हैं, शुरू में जैसे अभी हमारे भाई ने बताया था फ्रेंड बन जाते हैं, तो वही होता है। तो हमने ज़्यादा टाइम बिता दिया फ्रेंडों के साथ में। जो सर आपने अपना इंटरव्यू दिया था, मैं उससे एग्री हूँ, क्योंकि शुरू में बहुत मीठी बातें करते हैं, बाद में रिजल्ट बहुत खराब निकलता है। बात आपने कही थी कि दारू पीने के फायदे नहीं है, मैं फायदे से बताता हूँ, थोड़े से हैं। सर हम 50-60 दोस्त थे, मैं उससे पहले कभी 50 आदमी को जानता भी नहीं था, पर जब से माल फूकने लगे ना सर, तो दोस्ती यारी बनती है। दारू पीने से सर 10 आदमी बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, नहीं शक्लें ताकते हैं एक दूसरे की, करने को कुछ नहीं होता। 100 बार आदमी 10 नहीं बैठ सकते, कभी भी टीवी चला सकते हैं, फिर सामने बैठ सकते हैं। तो सर फायदे हैं, पर उनके वर्सेज में तुम्हें प्राइस पे करनी पड़ेगी, लिटरली एक तो अमाउंट में, और दूसरी सुबह हैंगओवर होगा उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, और तीसरी लड़ाई झगड़े होंगे बीच में, तो वो करना पड़ेगा। तो सर किसी के बदले कुछ मिलता है। ड्रीम थे वो खत्म हो गए मेरे स्टंटिंग करनी थी वो खत्म हो गई, जॉब चल रही थी वो खत्म हो गई। फिर घर वालों से भी थोड़ी सी ऐसे हुई कि घर वालों को सबसे अच्छा लड़का था मैं। आज घर वाले भी ये थोड़ा शर्माते हैं कहीं आने जाने में भी कि यार ये तो नशेड़ी है, लेकिन फितरत भी नशेड़ी वाली है, मानना ही नहीं है अपन को। मतलब एक मोहर लग गई है कि हाँ ये तो नशेड़ी है। मोहल्ले में निकलते तो हर कोई ये सोचता है कि हाँ यार आज तो, मतलब ये कि अगर रिएक्ट भी कर दिया ना थोड़ा सा, तो ये कि नशा तो कर रखा है इसमें, इसलिए चिल जा रहा है ये। मतलब नशे से काफ़ी कुछ हुआ है लाइफ के अंदर। और अब आगे क्या करना चाहते हो? आगे तो फिलहाल यही है कि नशा छोड़ना है। तो इस तरीके से सेंटर में रहने वाले लड़कों को योगा का सेशन दिया, उनको बताया गया कि किस तरीके से योगिक क्रियाओं, आसनों और प्राणायामों के द्वारा आप इस नशे की लत को छोड़ सकते हैं, क्योंकि योग के द्वारा आप अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत कर लेते हो कि फिर सिर्फ नशा ही नहीं, कोई सी भी बुरी आदत से आप दूर रह सकते हो। इसी के साथ इन लड़कों से बात की गई, इनसे जाना गया, इनके अनुभव नशे को लेके, इनकी कैसे आदत पड़ी और बहुत सारी बातें, जिसमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि दिल को अंदर तक छू जाती हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि ये अपने इस मिशन में कामयाब हों और इस सेंटर से जाने के बाद वो पूर्ण रूप से एक अच्छा जीवन व्यतीत करें और ये समाज में खुल के जी सके, क्योंकि अभी तो ये खुल के सामने भी नहीं आ सकते, अपनी बात भी नहीं रख सकते। और इसीलिए हमने इस वीडियो में बहुत से लोगों के फेस छुपा रखे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग और समाज के लोग उनको पहचाने और फिर बाद में उन पे ताने कसें।
तो हम चाहेंगे कि ये एक समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और इस नशे की लत को छोड़ें और इस सेंटर से निकलने के बाद एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। तो अब हम चलते हैं यहाँ के डायरेक्टर से बात करने के लिए, जो कि एक समय में खुद नशे के लती थे, पर उन्होंने किस तरीके से अपने आप को इस आदत से मुक्ति दिलाई, तो वो सब हम उनसे पूछते हैं। मैं 2004 से 2011 तक लक्ष्मणगढ़ के पास हमारा गांव है, वहाँ पे मैं ईंट भट्टा चलाता था। भट्टा चलाना था, उस दौरान में मुझे भट्टे पे रुकना भी पड़ता था कभी कभी। तो क्योंकि मैं बाहर होता था, शौक तो था मुझे शराब का, तो अलवर में क्योंकि पेरेंट्स फैमिली के साथ में नहीं कर सकता था, तो मुझे बाहर जब भी मैं रुकता था, भट्टे पे होता था, तो मैं वहाँ पे शराब पीता था। उस वक्त तक सब चीज़ें कंट्रोल थी कि ठीक है, कभी कभी होता था वो। लेकिन 2010 में मैं एक प्रधानी का चुनाव लड़ा था, जो कि मैं हार गया था। और वो एक्चुअली एडिक्शन की स्टार्टिंग थी। एक नेचर तो होता ही है एडिक्ट का। अब वो चुनाव हारने की वजह से मैंने घर वालों से थोड़ा सा बेशर्म हो गया था, और जो चीज मैं पहले छुपके करता था वो मैंने खुले में करना शुरू कर दिया। एडिक्ट का एडिक्टिव नेचर ही कुछ ऐसा होता है कि वो मोर एंड मोर की उसकी वो जो हमारी टेंडेंसी होती है ना, वो जाग जाती है। मतलब जब मुझे मौका मिला कि मैं घर पे भी पी सकता हूँ, तो फिर वो मैं बाय डिफॉल्ट एक्सेस मोर एंड मोर वो होती रही। 2014 में मुझे पेंक्रेटाइटिस हुआ, काफ़ी सीवियर अटैक आया था, और मैं लगभग 1.5 महीना मेदांता एडमिट रहा था। उसके बाद फिर मैंने शराब छोड़ दी, और 2015 में मैं सरपंच बना। और जैसे कि कहा जाता है कि एडिक्शन कभी ख़त्म नहीं होता, और ये बढ़ती हुई बीमारी है। और 2019 में मुझे पता चला था कि अब मेरे पैनक्रियाज नॉर्मल फंक्शन करने लग गए। मैंने जैसे कोई चेकअप कराया था, उसमें डॉक्टर ने बताया कि आप नॉर्मल डाइट ले सकते हो। मुझे पता चला कि ठीक हूँ मैं। अब वो एडिक्टिव पर्सनालिटी दोबारा से, मुझे ये पता चल गया कि मैं खा सकता हूँ तो पी भी सकता हूँ। इस बीच में मैंने सेंटर भी खोल लिया। सोच यही थी कि मैं लोगों को समझाता था जिस वक्त मैं नहीं पी रहा था, और सोच ये थी कि काम का काम और समाज सेवा की समाज सेवा। राजनीति से मैं दूर हो गया था। मतलब लास्ट में मेरे सरपंच के पीरियड में ही मैंने सोच लिया था कि अब आगे नहीं करनी है राजनीति, समाज सेवा तक ही ठीक था कि किसी की मदद कर दो। तो 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो सेंटर भी स्टार्ट ही हुआ था, लॉकडाउन हो गया तो पेशेंट भी नहीं थे। फिर वो चीज दोबारा से स्टार्ट हो गई। अब लॉकडाउन के बाद सेंटर चालू हो गया, पेशेंट आ गए, तो अब ये चीज ब्रेक होते होते चलती रही। मतलब 15 दिन का ब्रेक होता, फिर मैं 3-4 दिन घर पे रह के शराब पीता, फिर 15-20 दिन में नहीं पीता, ऐसे चलता रहा। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं एडिक्ट हूं। मुझे लगता था कि मैं अपनी मर्जी से पी रहा हूँ, अपनी मर्जी से छोड़ देता हूँ। और एक्चुअली फिर मतलब मेरे बड़े भाई मुझे हम समझाते थे और कहते भी थे कि भाई ये एडिक्शन ही है, तू अपना इलाज ले ले, तू मतलब अपनी मर्जी से ही तू कहीं लेके आ इलाज, दूसरों का इलाज कर रहा है तो अपने यहाँ तो तू कर नहीं सकता, हो नहीं पा रहा है तेरे से। मैं हमेशा कहता नहीं मैं छोड़ दूंगा, और फिर मैं 15-20 दिन कंट्रोल कर पाता था और मैं दोबारा रिलैप्स हो गया। फिर मुझे भर्ती कराया गया, मैं 4 महीने का इलाज लेके आया, और मुझे वहां जाके पता चला कि जो मैं 20 दिन बाद जब मैं दोबारा पी लेता था वो एक्चुअली मैं रिलैप्स होता था। मैं कंट्रोल इससे ज्यादा नहीं कर पाता था अपने आप को। विल पावर से मैं रोक पाता था 10-15 दिन 20 दिन, और उसके बाद फिर वो मेरी विल पावर टूट जाती थी, मतलब एडिक्शन हावी हो जाता था और मैं फिर दोबारा से नशा उठा लेता। मुझे वहां पता चला कि ये एडिक्शन, और मुझे वहां पता चला कि एडिक्शन कभी खत्म नहीं होता। हम
जब एक एडिक्ट ये सोचने लग जाता है कि अब मैं ठीक हो गया हूं, तो वो ट्राई करता है दोबारा से, और पहला घूंट, पहला उसका जो नशा होता है, पहला जो वो उठाता है, वो उसकी दोबारा स्टार्टिंग होती है। जो उसका जो कंट्रोल होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, और उसकी बॉडी और दिमाग की जो डिमांड होती है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। वो उसी स्टेज पे दोबारा पहुंच जाता है जिस स्टेज से वो मतलब शुरू हुआ था। तो ये सारी चीजें मुझे प्रोग्राम, जब मैंने अंदर सेंटर में अंदर रह के प्रोग्राम लिया, तब मैंने ये चीजें सीखी, मैंने प्रोग्राम भी सीखा अंदर। अदरवाइज हम दूसरे को एक अलग नजरिए से देखते हैं कि जहाँ पे पेशेंट आते थे, यहाँ पे मैं उनकी बुरी हालत देखता था, और फिर मैं खुद नशा कर लेता था। ये 4-5 महीने ये चला। मैं जब वो कोई पेशेंट आता था और मैं नशा नहीं कर रहा होता, तो मैं सोचता था कितनी गंदी चीज है ना, और कितना बुरा हाल है। पर जब मैं खुद करता था, उस वक्त मैं उन सारी चीजों को भूल जाता था, और उस वक्त मुझे बस ऐसे लगता था तो क्या हो गया, आज पी लूंगा, क्या बिगड़ जाएगा, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है। ये एक एडिक्ट के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो ये समझने लग जाता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, और जब वो कुछ दिनों तक नशा नहीं कर रहा होता है, तो उसकी सेहत भी सुधरती है, उसकी रेपुटेशन भी सुधरती है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधरती है, और उसे लगता है अब सब कुछ ठीक है, आज कर लूंगा तो क्या होगा। तो फाइनली आपकी जो है सेंटर जाके फिर वहां से जो ट्रीटमेंट लिया उससे छूटा? जी बिल्कुल। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो बेसिकली पूरा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। हमारे इलाज की जो प्रक्रिया है वो पूरी आध्यात्मिक है, जिसमें हम योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग, शेयरिंग सेशन चलते हैं, एंटरटेनमेंट सेशन भी होता है, और भी साइकोलॉजिकल क्लासेस होती हैं। और हम नार्कोटिक एनोनिमस वर्ल्ड वाइड एक संस्था है जो कि एक सुधरे हुए नशेबाजों के द्वारा संचालित की जा रही है, और वो दूसरे जो एडिक्ट हैं उनको जो सुधरना चाहते हैं उनकी मदद करते हैं नशा छोड़ने में, छोड़े रखने में। और उनके प्रोग्राम को हम थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, जिसमें शेयरिंग मीटिंग है जो कि हमें अवेयर कराती है, हमें एक असलियत से हम रूबरू होते हैं कि जब हम दूसरे, एक्चुअली क्या होता है कि एडिक्ट जो होता है कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, और कभी भी वो अपने बारे में बुरा नहीं सोचता, लेकिन जब वो दूसरे की बातें सुनता है ना, तो उसकी गलती जरूर मान लेता है, और उसके लिए जरूर मान लेता है कि हाँ ये मौत के मुंह में जा रहा था या गर्त में जा रहा था और इसने गलत किया। तो वो उसको सेल्फ रियलाइजेशन होता है शेयरिंग, दूसरे की शेयरिंग सुन के, और उसे जब ये सब पता चलता है कि इतना बड़ा एडिक्ट था ये और इसने इतने साल हो गए अब नशा नहीं किया, तो उसे होप मिलती है, वो उसे लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ। और ये देखा गया है कि एक एडिक्ट में जुनून होता है, इसीलिए वो एडिक्ट बनता है, और जब वो सुधार के रास्ते पे चलता है तो वो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करता है, दूसरों से ज्यादा अच्छा करता है। और क्योंकि एडिक्शन में वो इतने हर तरीके से वो एक जीरो लेवल से भी नीचे चले जाते हैं, सेहत के मामले में भी, रेपुटेशन के मामले में भी, अपने काम धंधा और सोशल उनका जो होता है उस मामले में भी वो बहुत गिर चुका होता है उनका स्टैंडर्ड। तो जब वो ठीक होके एक सही रास्ते पे चलते हैं ना, तो बहुत अच्छा करते हैं और उनका ग्राफ ऊपर ही ऊपर उठता है। तो अभी कितने लोग हैं? हमारे पास अभी 40+ पेशेंट हैं, जिसमें चरस, गांजा, स्मैक, भांग, शराब, दवाइयों का नशा, सब तरीके के पेशेंट हैं, तो सभी उम्र कैटेगरी के हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो बीच में छोड़ के चले आते हैं या भग जाते हैं? नहीं, भगने का यहाँ कोई स्कोप नहीं है। हमारा जो केंद्र है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है इस मामले में, और हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ है जो कि इस चीज़ पे अभी प्रॉपर। देखिए, हम जब पेशेंट को लेके आते हैं तो ज़्यादातर 99% ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से नहीं आते। पेरेंट्स उनको क्योंकि नशा नहीं छोड़ना चाहते, उनसे छूट भी नहीं रहा होता है, वो छोड़ना भी नहीं चाहते, तो पेरेंट्स उनको एक तरीके से ज़बरदस्ती भर्ती कराते हैं।
तो हम कोई यहाँ पे रहना भी नहीं चाहता, क्योंकि उनको क्रेविंग होती है बहुत ज़्यादा। नशा छोड़ते हैं, उसके बाद डिप्रेशन होता है, विड्रॉल्स होते हैं, तो कोई रहना नहीं चाहता यहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट। तो उनको इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो यहाँ से भाग जाए, भाग के घर ना, भाग जाएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डर की वजह से वो घर ना पहुँचे, और एक्सेस में कहीं नशा कर ले, एक्सीडेंट हो जाए और कोई दुर्घटना हो जाए उसके साथ, तो वो सारी जिम्मेदारी एक संस्था की बनती है कि अगर पेरेंट्स ने उन्हें सपोर्ट किया है तो हम उन्हें पेरेंट्स ही उनको लेके जाएं यहाँ से, हम उनको ऐसे फ्री नहीं छोड़ सकते। और मैं बता रहा था कि हमारे पास यहाँ पे पेशेंट हर एज कैटेगरी के हैं, यंग लड़के भी हैं, बिल्कुल एजेड भी हैं। सबसे कम एज? सबसे कम एज 17-18 साल। और सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से 60, 55, 65 के भी गए। उसके द्वारा हाँ जी यही भर्ती रहता है, यही भर्ती रह के इलाज करते हैं।